स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ठीक, तो ये क्वेश्चन है कि अ प्लेयर रोल्स अ डाई, एक डाई को रोल किया एंड रिसीव द सेम नंबर ऑफ रुपीज एज द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द फेस दैट टर्न। यानी अगर उसने एक डाई रोल करी है तो पॉसिबल आउटकम क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबल आउटकम है। तो वो कह रहा है कि उसको उतने ही रुपीज मिलेंगे जितने उसका नंबर शो हो रहा है। मान लो अगर एक डॉट आई तो उसे 1 रुपया मिलेगा, 2 डॉट्स शो हो रही है तो 2 रुपये मिलेंगे। इस तरीके से जितनी डॉट आएंगी उतने रुपीज मिलेंगे। तो ये कह रहा है व्हाट शुड द प्लेयर पे फॉर ईच रोल, मतलब हर बार डाइस फेंकने के लिए, रोल करने के लिए उसे कितने रुपए दे वो, इफ ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी पर थ्रो ऑफ द डाई इन द लॉन्ग रन। यानी मतलब सिंपली एक गेम है, समझो कि हर एक बार वो जितना रोल करेगा, जो नंबर शो हो रहा है या डॉट्स शो हो रही हैं जितनी, उतने रुपीज मिलेंगे। तो वो हर एक रोल पर कितने रुपीज पे करे ताकि उसे 1 रुपए का फायदा हो हर थ्रो पे। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या किस चीज से रिलेट हो सकता है ये? सर मुझे क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, आप एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखो, डाई के 6 आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो वो ये कह रहा है कि भाई एक मान लो एक काउंटर लगा हुआ है, काउंटर पे कोई बैठा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें ये डाई रखी है, इस डाई को रोल करो, जितना भी नंबर उस पे शो होगा उतने रुपीज दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन वो खुद क्या करेगा, उसके कुछ चार्ज करेगा रुपीज, कि भाई हर बार जब तुम थ्रो करोगे तो मुझे कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और जितना तुम्हारे डाई पे नंबर आ जाए उतने पैसे मुझसे ले जाओ। तो बताओ वो जो डाई फेंकने वाला है वो कितने रुपए दे हर थ्रो के, ताकि उसे प्रॉफिट हो लॉन्ग टर्म में 1 रुपीज का, हर थ्रो पर उसे ऑन एन एवरेज 1 रुपए का फायदा हो। समझे क्वेश्चन? जैसे गेम होते हैं, काउंटर वगैरह लोग लगा लेते हैं कि डाई यस है, सर। तो किस कॉन्सेप्ट से रिलेट हो रहा है ये, जितना तुमने अभी प्रोबेबिलिटी में पढ़े, किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हो सकता है ये? सर वो पिछला क्वेश्चन किए थे ना सर, जिसमें उसको 2.5 रुपीज का फायदा हो रहा था, वो वेरी वाला। गुड, एक्सपेक्टेड वैल्यू। यानी कि लॉन्ग रन, देखो लॉन्ग रन का मतलब है कि उसने बहुत बार डाइस फेंकी। देखो एक बार डाई फेंके तो कोई गैस नहीं कर सकता कि क्या हो सकता है, तो हम क्या लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू में कि बहुत सारे उसने डाई फेंके। तो अब क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू है उसकी? तो डाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे? जितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। तो अगर कोई रोल कर रहा है सिंगल डाई को, तो क्या क्या आउटकम हो सकते हैं? या तो 1 हो सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की? 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। 1/6। 1/6, 1/6। सब इक्वली लाइकली है, कुछ भी आ सकता है, 6 आउटकम है तो सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/6। अब रिटर्न उसको कितना मिल रहा है? तो 1 आएगा तो उसे 1 रुपी मिल रहा है, 2 आने पे 2 रुपी मिल रहा है, 3 आने पे 3 रुपी मिल रहा है, 4 पे 4, 5 पर 5, 6 पर 6। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी हम ले सकते हैं कि पर थ्रो से क्या मिलेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। गुड, दोनों को मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1/6 ये हो जाएगा 1/6। अभी देखो मैं कैंसिल नहीं कर रहा, ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। ठीक, तो ये रिटर्न मिल रहा है, इन सब का सम कर दो तो कितना आ जाएगा? तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सर डिवाइड बाई 20/6। 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 15 18 20 21/6 आ रहा है।
21/6, 3 से कैंसिल कर दे, 7/2, यानी कि कितना एक्सपेक्टेड है? 3.50। यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसको अगर कोई डाई फेंके तो कितने रुपीस मिलेंगे? 3.5। देखो ये एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, जरूरी नहीं कि 3.5 तो नंबर भी नहीं होता, तो या तो 3 होगा, 4 होगा, लेकिन लॉन्ग रन पे अगर हम निकालेंगे तो सबका एवरेज कितना बैठेगा? करीब 3.5। तो उसे हर डाई पर कितने मिल रहे हैं? 3.5। तो अगर वो 3.5 ही दे रहा है थ्रो करने के, तो वो ना तो प्रॉफिट में रहेगा ना लॉस में रहेगा। अगर 3.5 से ज्यादा दे रहा है, मान लो काउंटर वाला कह रहा है कि मैं तो 4 रुपए लूंगा हर थ्रो करने के, तो उसे लॉस होगा। अगर वो 3 रुपए देगा तो उसे 50 पैसे का फायदा होगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट शुड द प्लेयर पे फॉर ईच रोल इफ ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपी पर। तो कितना देना चाहिए उसे ताकि उसे 1 रुपए का फायदा हो? 2.5। माइनस कर देंगे सर 2.5। यानी वो कहे कि मैं तो भाई 2.5 रुपए दूंगा हर थ्रो के, तो उसे लॉन्ग रन में कितना फायदा होगा? 1 रुपी पर। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, एवरेज या मीन वैल्यू होती है जब प्रोबेबिलिटी भी इन्वॉल्व होता है। तो हमने एवरेज और मीन वैसे पढ़े हैं विदाउट प्रोबेबिलिटी, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी भी लिंक हो जाती कि भाई ये नंबर आने की ये प्रोबेबिलिटी, ये नंबर आने की ये प्रोबेबिलिटी है, तो फिर हम जो एवरेज या मीन निकालते हैं उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू कहते हैं, और वो जो भी वेरिएबल या डेटा है उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और सबको सम कर देते हैं। ठीक, तो ये नंबर भी याद रखो कि कोई भी डाई अगर हम थ्रो कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी है? 3.5। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन? अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। A box contains 6 red ball, 7 green ball and 5 blue balls. Each ball is of different size. हर बॉल क्या है? डिफरेंट साइज की है। यानी 6 रेड बॉल जो है वो सब अलग अलग है, ग्रीन सारी सब अलग है, ब्लू सब अलग है। द प्रोबेबिलिटी that red ball selected is the smallest red ball is। पहले तो क्वेश्चन 6 रेड बॉल, 7 ग्रीन बॉल, 5 ब्लू बॉल। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है ईच बॉल इज ऑफ डिफरेंट साइज, हर बॉल का साइज अलग है। अब पूछ किसकी प्रोबेबिलिटी रहा है यही समझना है तुम्हें। अगर तुम ये चीज समझ गए तो आसानी से आंसर हो जाएगा। किस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? रेड बॉल सेलेक्ट करने की या स्मॉलेस्ट रेड बॉल की? किसकी पूछ रहा है? स्मॉलेस्ट रेड बॉल। रेड बॉल। तो ये क्या है फिर? ये जो पहले लिखा है ये क्या चीज है? अगर वो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो ये क्या चीज लिखी है? रेड बॉल सब ये क्या है? किस टॉपिक पर है ये क्वेश्चन? कंडीशनल। वेरी गुड, वेरी सर गुड। वो वाला आपने बताया था ना, डिफेक्टिव बोल्ट वाला, उस टाइप। हाँ वही चीज, बिल्कुल बस यही चीज समझनी थी। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। वो कह रहा है अगर रेड बॉल सेलेक्ट हो गई है, द प्रोबेबिलिटी दैट द रेड बॉल सेलेक्टेड इज द स्मॉलेस्ट रेड बॉल। यानी रेड बॉल सेलेक्ट हो चुकी है, अब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि ये सबसे छोटी रेड बॉल। यानी हमारा जो सैंपल साइज है वो क्या हो गया? रिड्यूस होके कितनी बॉल्स लेंगे हम डिनोमिनेटर में? 6 लेंगे, 6 + 7 लेंगे या 6 + 7 + 5? क्या लेंगे? 6। वेरी गुड। क्योंकि अब हमें पता है कि रेड बॉल तो सेलेक्ट हो चुकी है, तो ये हो चुका है, यानी कि 6 रेड बॉल जो थी उन 6 में से स्मॉलेस्ट रेड बॉल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? कितने होंगे फेवरेबल केस?
स्मॉलेस्ट रेड बॉल कितनी होंगी? 6 रेड बॉल में से स्मॉलेस्ट रेड बॉल कितनी होंगी? कितना होंगे फेवरेबल केस? हर बॉल सर अलग वन ही साइज होंगे। की सर स्मॉलेस्ट लिखा है, वन ही होगा। वन होगा। हर बॉल अलग साइज की है, तो सबसे छोटी रेड बॉल कितनी होगी? एक ही तो होगी। तो सिंपल आंसर क्या है इसका? 1/6। तो बस उसने ये तो लैंग्वेज बहुत इजी था। ये लैंग्वेज को चेंज किया था उसने बस, कि प्रोबेबिलिटी दैट रेड बॉल सेलेक्टेड इज द स्मॉलेस्ट रेड बॉल। तो नॉर्मली हम प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में साइज को रिलेट नहीं करते, तो वहां पहली चीज कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया कि कलर के साथ साइज ऐड कर दिया। बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वजह से हमारा आसानी हो गई, वरना फिर बहुत सारी सिचुएशन होती। तो रेड बॉल सेलेक्ट हो गई ऑलरेडी, यानी 6 पॉसिबल केसेस हैं। 6 रेड बॉल है तो 6 अलग अलग साइज की बॉल है, उसमें से सबसे छोटी रेड बॉल तो डेफिनेटली एक ही होगी सबसे छोटी, तो 1/6। ठीक, आंसर इज 1/6। नेक्स्ट देखो, ये कैट का क्वेश्चन भी था और ये पिछले साल एग्जाम में आया भी था, जामिया 2021। तो क्या है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 3? डेटा इज प्रोवाइडेड फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट 1 and 2 both resulting in a value say 1 and 2. So as your answer, mark A if 1 is greater than 2, mark B if 1 is less than 2, and mark C is 1 is equal to 2. Mark D if nothing can be said. तो पहले तो इस लैंग्वेज को समझो, ये क्या कह रहा है, क्या कहना क्या चाह रहा है वो। अगर हमें स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आएगा, इंस्ट्रक्शन ही समझ में नहीं आएंगे, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्या कह रहा है वो? डेटा इज प्रोवाइडेड फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, यानी यहाँ कुछ डेटा ऊपर दिया है फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट, ये नीचे 2 स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, बोथ रिजल्टिंग इन अ वैल्यू से 1 and 2। यानी स्टेटमेंट 1 की कोई वैल्यू है जिसे हम कह रहे हैं 1, और स्टेटमेंट 2 की कोई वैल्यू है जिसे हम कह रहे हैं 2। यानी स्टेटमेंट के अंदर कोई डेटा है जिसकी वैल्यू स्टेटमेंट 1 की है 1, स्टेटमेंट 2 की है 2। तो वो कह रहा है ऑप्शन ए तब आंसर होगा इफ 1 इज ग्रेटर देन 2। यानी जो स्टेटमेंट 1 में जो वैल्यू है वो अगर 2 से बड़ी है तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है? ए। अगर 1 2 से छोटा है तो हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है? बी। अगर दोनों इक्वल वैल्यूज है, स्टेटमेंट 1 और 2 में से जो आएगी, तो ऑप्शन इज सी। और हम नहीं बता सकते, यानी 1 और 2 में कोई रिलेशन नहीं बना सकते, कोई रिलेशन हम नहीं बना सकते, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। पहले तो बताओ इंस्ट्रक्शन समझे? ये पिछले साल जामिया 2021 का क्वेश्चन आया था, ये कैट 94 में आया था और जामिया ने 2021 में दिया था। इंस्ट्रक्शन क्लियर हुए? पहले ये बताओ, 2 स्टेटमेंट होंगे S1 S2, S1 की कोई वैल्यू होगी, S2 की कोई वैल्यू होगी। अगर 1 इज ग्रेटर देन 2 ऑप्शन ए, 1 इज लेस देन 2 ऑप्शन बी, दोनों इक्वल तो ऑप्शन सी, और कोई रिलेट नहीं कर सकते हम तो ऑप्शन डी। अब आते हैं स्टेटमेंट 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनकाउंटरिंग 54 संडेज इन अ लीप ईयर। क्या होगी इसकी वैल्यू? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनकाउंटरिंग 54 संडेज इन अ लीप ईयर। और 2 की वैल्यू क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनकाउंटरिंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर। कौन ज्यादा है, 1 या 2? वन या 2? इस बार देखो डेटा सफिशिएंसी टाइप का नहीं है ये क्वेश्चन, ये अलग है इंस्ट्रक्शन। 1 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनकाउंटरिंग 54 संडेज इन अ लीप ईयर। तो क्या होगा आंसर? सर 2 इज ग्रेटर देन 1। 2 इज ग्रेटर। ओके, सबका ये आ रहा है या 1 इज ग्रेटर देन 2?
भाई इसकी वैल्यू है इस बार, वैल्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी की जो भी वैल्यू होगी। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें स्टेटमेंट 1 में, 54 संडेज इन अ लीप ईयर। क्या लीप ईयर में 54 संडेज हो सकते हैं? नहीं सर। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ 54 संडे इन अ लीप ईयर। तो ये नहीं हो सकते। प्रो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट यानी 1 की वैल्यू है 0। देखो अगर कोई पूछे 52 संडे इन अ लीप ईयर, तो आंसर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी? फिफ्टी टू संडे की क्या हो जाएगी? ये तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया। चलो 53 संडे की क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इन अ लीप ईयर? 53 संडे की क्या होती है लीप ईयर में? वन। क्वेश्चन 2/7 लीप ईयर है। 2/7। किए थे हमने क्वेश्चन, इसमें क्या ऐसे कंफ्यूज हो गया? ऑर्डिनरी ईयर की क्या होती है? अगर ऑर्डिनरी ईयर होता तो 1/7। तो प्रोबेबिलिटी पहली क्लास के लास्ट क्वेश्चन हमने ये सब किए थे डिस्कस। 53 संडे, 50 मंडे क्या होगा। चलो ये कैलेंडर का टॉपिक आएगा रीजनिंग में, तब हम फिर करेंगे इस चीज को। तो ये होता है 1/7। 54 संडे कभी भी नहीं हो सकते। 54 संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किसी भी ईयर में, चाहे ऑर्डिनरी हो चाहे लीप ईयर हो, 54 कोई भी डे ऑफ वीक नहीं हो सकता। चाहे संडे मंडे ट्यूसडे किसी का भी हो, 54 कभी नहीं हो सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 0। और सेकंड जो है, सेकंड में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनकाउंटरिंग 53 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर यानी ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। तो सेकंड की वैल्यू है 1/7 और फर्स्ट की वैल्यू है 0। तो फर्स्ट इज लेस देन 2। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमें कौन सा ऑप्शन टिक करना है? बी। क्वेश्चन 4, if a 4-digit number is formed with digits 1 2 3 and 5, 4-digit नंबर बनाना है हमें। 4-digit नंबर और डिजिट्स हमें दे रखे हैं 1 2 3 5। What is the probability that number is divisible by 25? जो भी नंबर बने that should be divisible by 25। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? If repetition of digit is not allowed, repetition is not allowed। तो पहले तो हम ये करेंगे कि कितने नंबर पॉसिबल है, टोटल कितने बन सकते हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं। टोटल नंबर पॉसिबल, टोटल कितने बन सकते हैं? ये 4 डिजिट है 1 2 3 5 और 4 ही डिजिट नंबर बनाना है। कितने हो जाएंगे टोटल नंबर पॉसिबल? तो 2। टोटल पॉसिबल 2 कैसे? 4 हो जाएंगे सर। 4? सर टोटल पूछ रहे क्या? मैं 25 का बता रहा हूँ कि लास्ट में नहीं अगर नहीं 25 नहीं नहीं 25 अभी नहीं, पहले टोटल सिंपल 4 प्लेसेस है, 4 डिजिट नंबर बनाना है और 1 2 3 4 4 डिजिट है। 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल में पहली, अगर हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं 1000 100 10 यूनिट, 1000 के पास कितनी चॉइस है भाई? ये 4 में से कोई भी आ सकता है, 4 चॉइसेस। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो 100 प्लेस पे कितनी चॉइस बचेंगी? 3। 10 प्लेस पे कितनी बचेंगी? 2। यूनिट प्लेस पे 1। तो दिस इज 4 फैक्टोरियल। 4 3 2 1। 4 पर्सन है, उन्हें 4 चेयर पे बिठाना है, कितने वेज में पॉसिबल है?
4 फैक्टोरियल। 4 डिस्टिंक्ट अलग अलग लेटर हैं, उससे हमें वर्ड्स बनाने, चाहे उनका मीनिंग हो या कोई मीनिंग ना हो। कितने वेज में हो सकता है? 4 फैक्टोरियल। 4 फ्लैग है, चारों फ्लैग को यूज करके कोड्स बनाने हैं हमें। चारों फ्लैग अलग है, डिस्टिंक्ट है, तो कितने वेज पॉसिबल है? 4 फैक्टोरियल। उन सब केसेस में क्या है? रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो कितने नंबर बन सकते थे? अगर रिपीटिशन अलाउड होता 4 into 4 into 4. तो 4 into 4 into 4 यानी 4 raised to the power इतने नंबर हो सकते हैं। तो नंबर्स हो, लोगों को चेयर पे बिठाना है, ये है। बट ये क्या? डिस्टिंक्ट, ये चीज याद रखनी, डिस्टिंक्ट है। अगर आइडेंटिकल मतलब बीच में कुछ एक जैसे हो जाते तब क्या होता? मान लो डिजिट हमें दी होती 1 2 1 5, अब कितने नंबर पॉसिबल थे? 1 2 1 5, अब कितने? 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। गुड। तो 4 फैक्टोरियल, अगर ये सब डिस्टिंक्ट होते तो 4 फैक्टोरियल, और ये दो 1 1 एक जैसे हैं तो इसकी वजह से 2 फैक्टोरियल से डिवीजन। ठीक, तो हमने सीधे टोटल नंबर कितने पॉसिबल है? 4 फैक्टोरियल, 4 3 12 2 24, टोटल नंबर बन सकते हैं 24। अब इसमें से वो नंबर जो कि डिविजिबल बाय 25 हो, ऐसे कितने नंबर बनेंगे? मतलब हमारा फेवरेबल केस, ये तो टोटल केसेस हो गए। फेवरेबल केसेस क्या है? वो नंबर जो 25 से डिविजिबल हो। तो कौन से होंगे वो नंबर? 25 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है? 5 का लास्ट के क्या दो है? डिजिट में Last digits. 5 का रूल क्या है? Last 5 digit और 5 या 0। 0. 5 या 0. लास्ट में 5 या 0 हो। 25 का क्या होगा? लास्ट के दो डिजिट जो कि 25 से डिविजिबल हो। 125 के लिए क्या होगा? लास्ट लास्ट के 3 Last डिजिट. के 3 digits 125 से डिवाइड. लास्ट के 3 डिजिट 125 से। तो 5 की पावर वाले जो है उनका एक ही पैटर्न है। 5 की पावर 1 लास्ट डिजिट, 5 की पावर 2 लास्ट 2 डिजिट, 5 की पावर 3 लास्ट 3 डिजिट। यही पैटर्न हम देखते हैं 2 की पावर 1 वाले में। 2 की पावर 1 2 से डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट, 2 स्क्वायर 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 2 क्यूब 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट। तो ये 2 और 5 में ये पैटर्न चलता है। तो या तो 0 0 हो या फिर उनसे डिविजिबल हो। तो 2 और 5 में ये पैटर्न, 2 की पावर 1 के लिए लास्ट डिजिट, 2 की पावर 2 या 5 की पावर 2 लास्ट के 2 डिजिट, 2 की पावर 3 या 5 की पावर 3 लास्ट के 3 डिजिट। तो हमें चेक करना है 5 स्क्वायर 25, तो लास्ट के 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 25। तो किस फॉर्म में हो सकते हैं? या तो 0 0 हो, या फिर 25 हो, या फिर 50 हो, या फिर 75 हो। यही 4 केसेस होंगे, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। 0 0 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो। तो हमारे पास जो डिजिट्स हैं 1 2 3 5, तो कौन सा केस बनेगा इसमें से? सेकंड वाला 2 5। सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, 2 एंड 5। बाकी कुछ नहीं हो सकता। ना 0 0 बन सकता, ना 25 तो बन गया, ना 50 बन सकता, ना 75, क्योंकि 4 ही डिजिट ही हमारे पास, 1 2 3 5। तो ये तो हो गई इस पोजीशन पे फिक्स। तो इनकी चॉइसेस कितनी हो गई हमारे पास? सिर्फ 1 और 1। यहाँ सिर्फ यही आएगा, 5 ही आएगा यूनिट प्लेस पे, 10 प्लेस पे 2 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो हम इनको काउंट करते हैं कि 1 ही चॉइस है और कोई चॉइस बची नहीं। अब क्या बची हमारे पास डिजिट? 1 एंड 3। तो अगर हम इस 1000 वाले नंबर को फिल करना चाहें तो कितनी चॉइस है हमारे पास? 2. 2 चॉइसेस हैं। और 100 वाले के लिए क्या बचेगा? एक ही चॉइस। 1. तो कितने नंबर पॉसिबल है इसे? 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2 नंबर।
यानी सिर्फ 2 नंबर्स ऐसे होंगे जो कि 25 से डिविजिबल है। तो टोटल है 24, फेवरेबल केसेस है 2, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 2/24 यानी कि 1/। ठीक, तो इसमें हमें ये ध्यान रखना था कि रिपीटिशन अलाउड नहीं था। अगर इसमें रिपीटिशन अलाउड होता तो क्या आंसर होता, कोई निकाल सकता है? सेम क्वेश्चन, बस रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, तब क्या होता? सीधे कोई मुझे आंसर बता सकता है? कोशिश करो, अगर रिपीटिशन भी अलाउड होता तो। सर अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो टोटल आउटकम 4 into 4 4 into 4 16 by 4 to the power। गुड, यस। अगर रिपीटिशन अलाउड होता तो देखो कितने नंबर पॉसिबल थे, 4 रेज टू द पावर 4, तो डिनोमिनेटर में आ जाता 4 रेज टू द पावर 4। और फेवरेबल केस, क्योंकि इन डिजिट को अगर हम देखें, अगर किसी को रिपीट भी करें तब भी सिर्फ 25 ही ऑप्शन है और कोई नहीं आता। इन 4 केस के अलावा अगर हम रिपीट भी करने की कोशिश करते तब भी ये नहीं बनते, सिर्फ 25 ही पॉसिबल है और कोई नहीं है पॉसिबल। तो यहाँ पर 2 आता और यहाँ पर 5, ये तो 1 और 1 चॉइस होती। बट अब जो ये दो प्लेसेस बचे 1000 और 100 वाले, 1000 के पास कितनी चॉइस होती, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो 1 2 3 5 में से कोई सा 2 into 2 4 into 4 4 into 4 रिपीटिशन अलाउड है ना, इस 25 से क्या फर्क पड़ेगा, फिर आ सकता है। तो आंसर हो जाता 4 into 4 डिवाइड बाई 4 की पावर 4 यानी 1/60। दिस विल बी, ठीक। तो ये फर्क था रिपीटिशन और नॉट रिपीटिशन। क्वेश्चन नंबर 5, 2 6-faced unbiased dice are thrown simultaneously. What is the probability that sum of the numbers that appear on the two dice is a prime number? ये तो आप जल्दी से कर दोगे आराम से। 2 है, वही नॉर्मल डाइस है, अनबायस्ड डाइस है, थ्रो किया है हमने साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द नंबर appears on the dice is a prime number? तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? दो डाइस है, 6 स्क्वायर 36, टोटल आउटकम है 36। फेवरेबल क्या है हमारे लिए, हमें क्या चाहिए? सम इज अ प्राइम नंबर। तो भाई सम प्राइम नंबर, सम क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें से प्राइम कौन कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है एंड 11। यानी फेवरेबल केस क्या है, सम क्या होना चाहिए? या तो 2 हो, या फिर 3 हो, या फिर 5 हो, या फिर 7 हो, या फिर 11। कितने केसेस होंगे ये हमें देखना है। तो 2 के लिए क्या केस होता है? एक ही होता है, 1 और 1। 3 के लिए क्या होगा? 1 2 या फिर 2 1। 5 के लिए क्या होगा? 1 4 2 3 या फिर 3 2 4 1। 7 के लिए सबसे ज्यादा होते हैं, हमने पढ़ा भी था तब, 1 6 2 5
3 4 4 3 5 2 6 1। सबसे ज्यादा इसी के लिए होते हैं 6 केसेस। और 11 के लिए क्या होगा 5 6 और 6 5। तो कितने फेवरेबल केस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो प्रोबेबिलिटी हो गई पर सम इज प्राइम नंबर आने की 15 अपॉन 36। 3 से कैंसिल कर देंगे 5/12 ये रहा आंसर। तो ये तो अच्छे से याद कर लो देखो ताकि क्वेश्चन आ जाते हैं सम वाला। ये सिर्फ एक पैटर्न चलता है सम 2 से शुरू होता है तो 2 आने का 1 ही केस बनता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/36। 3 आने की बढ़ जाएगी 2/36। फिर 4 आने की 3/36। 5 आने की सम ये सम लिख रहा हूँ मैं ये नीचे प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई 36 है सारा। 6 आने की 5/36। सबसे ज्यादा 7 ये मैक्सिमम है किसी एक नंबर की होती सम इज 7 ये होती 6/36। इसके बाद फिर कम होने लगती 8 की फिर 5 हो जाएगी 9 की 4 10 की 3 11 की 2 और 12 की फिर से अगेन 1। एक ही केस है 6/6 तो फिर से 1/36। तो ये पैटर्न होता है दो डाइस को थ्रो करते हैं तो उनके सम का पैटर्न ये होता है। ठीक तो प्राइम नंबर लेने थे और से कनेक्ट है ओ आर से या तो सम 2 होगा और 3 होगा और 5 तो इनके सारे केसेस ऐड हो गए। ये हाँ थोड़ा सा अलग है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स chosen at random has the same unit digit as the two integers? पहले तो लैंग्वेज समझो कहना क्या चाह रहा है वो। तो कह रहे हैं इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम दो इंटीजर कोई भी रैंडमली चूज करें। चूज इन एट रैंडम मतलब होता है अनबायस्ड यानी हम अचानक से कोई भी ले लिए किसी की तरफ कोई फेवर नहीं है। जैसे टॉस में लिखा होता है ना अनबायस्ड है या फिर फेयर कॉइन को टॉस किया। तो ये सब चूज इन एट रैंडम अनबायस्ड फेयर इन सब का मतलब है कि हमने पहले से किसी को कोई फेवर नहीं किया है सब इक्वली लाइकली है। तो कोई भी दो इंटीजर हम ले और उसकी प्रोडक्ट करें तो उसका जो यूनिट डिजिट आए वो दोनों इंटीजर का जो यूनिट डिजिट है वो सेम है। यानी मैं अगर दो इंटीजर ले लूं ऐसे मान लो 21 into 31 तो इसकी जो प्रोडक्ट हो जो भी जितने भी डिजिट की हो रही है उसका जो यूनिट डिजिट हो वो भी क्या होना चाहिए 1। ये 1 1 हो और ये भी 1 हो। इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी के साथ साथ यूनिट डिजिट। कौन सी यूनिट डिजिट होती है हम उसको मल्टीप्लाई करें तो यूनिट डिजिट वही रहता है। कितने केसेस थे याद है कुछ। तो कैट के क्वेश्चन में यही खासियत होती है कि वो दूसरे चैप्टर का कुछ ना कुछ यूज कर लेते हैं। यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट कौन सी ऐसी डिजिट होती है कि उनको मल्टीप्लाई करें तो वही आता है सेम यूनिट। 5 5 5 into 5 करेंगे 6 भी 5 है 6 गुड 36 होगा तो देखो फिर 6 यूनिट डिजिट से मतलब है इससे कोई नहीं। और 1 तो देखो आ ही रहा है समझो 1 into 1 हमेशा 1 ही होता है। बस ये और भी कोई होगी भाई 10 into 10 करोगे तो क्या होगा 0। तो ये 4 यूनिट डिजिट का तुम्हें अब चाहे थोड़ा भूल जाओ फिर से रिवाइज कर लो। 55 की पावर 1000 फैक्टोरियल है तो यूनिट डिजिट क्या होगी व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट क्या आएगा यूनिट डिजिट में 5
5 की कोई भी पावर लगा दो, 5 हमेशा 5 ही रहता है। 5 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, 1000 फैक्टोरियल टाइम करो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। 266 रेज टू द पावर 100 रेज टू द पावर 99 ऐसे सीरीज चल रही है, यूनिट डिजिट क्या होगी? 6। 6 की कितनी भी पावर हो, कुछ भी हो, क्या मतलब है? हमेशा क्या होगा? 6। तो ये वो 4 नंबर्स हैं जिस पे कोई भी पावर आप लगा दो या कितने भी टाइम इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, ये हमेशा क्या रहेंगे? 6। इसके अलावा 2 कैटेगरी थी, एक थी किसकी? 4 और 9। 4 और 9 में कैसे निकालते थे यूनिट डिजिट? 54 रेज टू द पावर 102, यूनिट डिजिट क्या होगी? सर ऑड है तो 4 आएगा और इवन है तो 6 आएगा। इवन है तो 6 आएगा। गुड। तो ये 2 नंबर थे, ये डिपेंड करते थे सिर्फ ऑड इवन पर। तो 4 अगर ऑड है यानी 4 की पावर 1 वाला केस है तो 4 आएगा, और 4 स्क्वायर है तो 6 आएगा। तो यहाँ पर पावर क्या है? इवन, तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 6। अगर हम कर दें 199 रेज टू द पावर, यस सर यहाँ पे ऑड इवन क्या बोला आपने, समझ नहीं आया। 4 ऑड और 4 इवन। अगर कोई भी नंबर है जिसमें लास्ट में डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है? 4 है, मतलब 4 ही लिख लेते हैं। 4 की पावर अगर 99 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा? हमें सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 4 और 9 जो होते हैं इसमें सिर्फ 2 केसेस बनते हैं। देखो 4 की 4 से मल्टीप्लाई, अगर 4 ही लिखा है तो यूनिट डिजिट 4। 4 इंटू 4 इज 16, 4 इंटू 4 इंटू 4 64, 4 की पावर 4, 64 4 जा 256। तो यहाँ देखो पैटर्न बनता है, 4 की अगर कोई भी ऑड पावर है तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 4। 4 की अगर कोई इवन पावर है तो यूनिट डिजिट क्या होगी? 6। तो अगर यूनिट डिजिट का क्वेश्चन होता है तो हमें अगर 4 और 9 है लास्ट में तो उस नंबर के सिर्फ हम पावर देखते हैं और किसी से मतलब नहीं होता। अगर पावर इवन है तो 6 आएगा, अगर पावर ऑड है तो 4 आएगा। ऐसी 9 का केस होता है। 9 में 2 पॉसिबिलिटी होती है, 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 होगा और इवन है तो 1 होगा। जैसे 9 स्क्वायर 81, 9 की पावर 4 कर देंगे तो 81 इंटू 81, तो 1 रहेगी नहीं। तो ये हम करेंगे जब रिवीजन स्टार्ट होगा, तो ये चीज पे फिर से आएंगे। तो यूनिट डिजिट ये शुरू में पढ़ा था नंबर सिस्टम में भी। तो अब क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि कौन, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि हम कोई 2 इंटीजर चूज करें और उसकी प्रोडक्ट करें तो सेम यूनिट डिजिट आ जाए। तो ये कब हो सकता है? जब इंटीजर जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लास्ट में या तो 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो। ये 4 केसेस है। यानी वो इंटीजर कैसे हो सकता है? मान लो 200 इंटू 200, तो यूनिट डिजिट यही रहेगी। 201 इंटू 201, तो यूनिट डिजिट 1 ही रहेगी। 255 इंटू 255, तो लास्ट में आएगा 5। 966 इंटू 966, तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा? 6। तो कब पॉसिबल है? जब लास्ट डिजिट क्या हो? 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। तो ये फेवरेबल केसेस हैं। टोटल कितने केसेस हो सकते हैं? यूनिट डिजिट कितनी डिजिट्स हो सकती है? सर लास्ट में ये सब डिजिट हो और नंबर भी सेम होने चाहिए। जैसे आपने 200 किया। नहीं 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 नहीं, वो कोई मतलब नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं। 501 इंटू 201, 1 ही होगा। यूनिट डिजिट सेम होनी चाहिए बस। लाइक दोनों नंबर की यूनिट डिजिट में सेम आना चाहिए, नंबर डिफरेंट हो सकता है। हाँ, दोनों में 1 होगा, तभी तो 1 इंटू 1 1 आएगा।
तो अभी देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स हैज द सेम यूनिट डिजिट एज द टू इंटीजर, यानी प्रोडक्ट पे वही यूनिट डिजिट आए जो कि दोनों इंटीजर की सेम है। तो अगर दो अलग अलग इंटीजर की यूनिट डिजिट ले लेंगे तो फिर हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना सेम किसे कह रहे हैं हम। 1 और 5 अगर लास्ट में है तो कैसे मैच करेंगे? तो वो तभी केस हो सकता है जब यूनिट डिजिट भी वही है जो कि दोनों इंटीजर के लास्ट की यूनिट डिजिट है। तो वो 4 फेवरेबल केसेस हैं 0, 1, 5, 6। टोटल कितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं? यूनिट डिजिट में कितने डिफरेंट टाइप के डिजिट्स आ सकते हैं, कितने हो सकते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस? 4। So 4 तो 10. फेवरेबल है। टोटल कितने हो सकते हैं? 10। So 10. 10। 0 से लेकर 9। 9 कुछ भी हो सकता है। तो टोटल केसेस हो गए 10। तो यानी ऐसा इंटीजर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई जिसके लास्ट में 0, 1, 5, 6 होगा? 4/10। यह भी इंटीजर सेलेक्ट करने की है। देखो अगर हम कोई भी इंटीजर सेलेक्ट कर रहे हैं जिसकी लास्ट की यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 हो, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 4/10। कि भाई कोई सा भी हो सकता है 0 से 9 तक, 10 केसेस हो सकते थे, 10 में से 4 हमने फेवरेबल ले लिए। तो आंसर क्या हो गया? 4/10। ठीक। तो देखो यार दो तरीके से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। एक हम कह सकते हैं कि 0, 1, 5, 6 में से कोई भी एक इंटीजर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/10 एंड की वजह से मल्टीप्लाई, जो सेकेंड इंटीजर हो वो भी सेम हो। अगर हमने 1 लिया है तो सेकेंड इंटीजर की यूनिट डिजिट भी क्या हो? 1 हो। अगर हमने 5 लिया है तो सेकेंड इंटीजर की भी सेम डिजिट क्या हो? 5 हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/10। तो हम इसको एंड से ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, या फिर आप दूसरी अप्रोच से ऐसे समझ सकते हो कि हमें दो ऐसे इंटीजर सेलेक्ट करने, मान लो जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो। तो कितने वेज में पॉसिबल है? दो इंटीजर सेलेक्ट करने इस बार जिसकी यूनिट डिजिट क्या हो? 1। तो पहला इंटीजर सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो, 1/10। कोई भी इंटीजर हो सकता था, 0 से 9 तक की यूनिट डिजिट वाला कोई भी इंटीजर हो सकता था। हमने उसमें से क्या कर दिया कि 1 ही होना चाहिए। तो 10 में से एक केस ले रहा है, 1 केस ले रहा है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/10 एंड सेकंड की भी वही हो 1/10। और ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है? 0, 1, 5, 6। तो ऐसे 4 केसेस हो सकते हैं। तो हम इस अप्रोच से भी समझ सकते हैं और इस अप्रोच से भी, जो भी आपको ज्यादा इजी लग रहा हो समझना। सेकंड सर अप्रोच में सेकंड वाली अप्रोच तो समझ गई, लेकिन फर्स्ट वाली में थोड़ी प्रॉब्लम। फर्स्ट वाले में हमने चारों केस पहले ही ले लिए कि इन 4 केस में से कोई सा भी एक केस हो फर्स्ट इंटीजर के लिए, एंड सेकंड इंटीजर का वही डिजिट होनी चाहिए यूनिट डिजिट पे जो पहले पे थी। तो उसके कितने केस होंगे? 1/10 ना, क्योंकि जो पहले की डिजिट है वही डिजिट उसे लेनी है। तो उसके पास कोई चॉइस नहीं है, एक ही केस है उसके पास, जो भी फर्स्ट को होगी वही सेकंड को चाहिए। तो ये 1/10 है। वरना आप ऐसा समझना चाहो कि 1 के लिए क्या होगी, पहले इंटीजर के लिए 1/10 और दूसरे के लिए भी 1/10, ऐसे 4 केसेस हो सकते हैं, तो इंटू 4। तो आंसर क्या हो गया? 4/100 यानी 1/20। ठीक, आगे चलते हैं। तो ये कैट के नहीं है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे तो मैंने 2-3 ऐसे भी डाल दिए। n इज अ 3 डिजिट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 7
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5? n कोई 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर जो कि 7 का मल्टीपल है। तो n अगर हम सेट लें तो क्या क्या एलिमेंट हो सकते हैं उसके? 3 डिजिट नंबर है और मल्टीपल ऑफ 7। तो कौन सा होगा सबसे छोटा नंबर? 100 तो होता नहीं है 7 से डिविजिबल। 101, 102 कौन सा होगा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो? 105। अगला कौन सा होगा इससे? 112। तो 7 7 ऐड करते रहो। लास्ट कौन सा होगा? 3 डिजिट नंबर है जो कि 7 का मल्टीपल। तो सिंपल ऐसे क्या करो, 1000 को डिवाइड कर दो 7 से। 7 1 जो 7, 30, 7 4 जो 28, 220, 7 2 जो 40, 6 रिमाइंडर है। तो या तो 1000 में हम 1 ऐड कर देते तो हमें नंबर मिल जाता, क्योंकि तब 6 + 1 7 पूरा कंप्लीट हो जाता, तो एक बार और डिविजिबल हो जाता। लेकिन हमें 4 नहीं 3 डिजिट चाहिए, तो 1000 में से 6 माइनस कर दो, यानी 994। तो लास्ट 28। ठीक। तो ये है n। अच्छा, अगर मैं नंबर पूछूं कितने होंगे ये ऐसे मल्टीपल, कैसे निकालेंगे? ये एक एपी है एपी से। ना, +7 की एपी है। तो अगर हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म पता है तो हम सीधे क्या करते हैं, लास्ट में से फर्स्ट माइनस करो, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस +1। +1 जरूर याद रखना, अगर हम इसको भी इंक्लूड कर रहे हैं और इसे भी इंक्लूड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस +1। कितने आ रहे हैं ये बताओ? 994 minus 105 is 5 minus 128। 120। ठीक। तो ऐसे कितने मल्टीपल्स है? 128। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है आपसे अभी नंबर, आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5। यानी हमें ऐसे नंबर बताने हैं जो इसमें से 5 से भी डिविजिबल हो। यानी हमें ऐसे नंबर बताने हैं जो कि डिविजिबल बाय 7 भी हो एंड डिविजिबल बाय 5 भी। ये 7 वाले तो है ही पहले से, और वो 5 से भी है, तो हम किससे चेक करेंगे किससे डिविजिबल होने चाहिए? 7 35। एंड 35। यानी हमें अब निकालना है ऐसे नंबर जो कि डिविजिबल बाय 35। तो कौन से हो जाएंगे वो? मान लो पी सेट है, ये दूसरा एक सेट है 35 से डिविजिबल। सबसे छोटा नंबर 105 होगा, 35 2 जो 70, 3 05। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 140। फिर होगा 175। 35 35 ऐड होता रहेगा। लास्ट क्या बनेगा? 1000 को डिवाइड करके चेक कर लो 35 से। 35 2 जो 70, यहाँ क्या बचे? 3 और 0, ये क्या आ गया? 30। 30 आ गया तो क्या करना पड़ेगा हमें? 0 ऐड करो, हो गया। 30 के बाद 0 तो आएगा ही। तो 300, एक 0 ये बचा हुआ था ना, 300। तो 35 कितने टाइम्स जाएगा 300 में? 8 टाइम्स। 35 10 होता तो 350 हो जाता, तो 8 टाइम्स। 35 इंटू 8 मतलब 8 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं? डबल डबल डबल, 3 बार डबल। 35 2 जा 70, 72 जा 140, 142 जा 280। तो क्या बच गया? 20 रिमाइंडर। तो 1000 में से 20 माइनस कर दो, 980।
तो ये वो आ गए हमारे जो सारे नंबर 35 से डिविजिबल है। अब ये कितने होंगे, तो फिर से एपी है 980 माइनस 105 डिवाइड बाई 35 प्लस 1, कितना आ रहा है। तो ये देखो एपी वाला कॉन्सेप्ट समझ लो, ये बहुत जगह यूज करना पड़ जाता है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो अगर तुम्हें फाइनल और फर्स्ट पता है तो फाइनल माइनस फर्स्ट डिवाइड बाय देयर कॉमन डिफरेंस प्लस 1। बस ये ध्यान रखना है कि इस मेथड से जब हम काउंट करते हैं तो ये टर्म भी इंक्लूड होता है और ये भी होता है। 26 आ रहा है। 26, ठीक। तो देखो हमसे क्या पूछा था कि n अगर कोई 3 डिजिट नंबर है जो कि मल्टीपल ऑफ 7 है, तो टोटल केसेस कितने हो गए, ऐसे कितने हो सकते हैं, 128। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो मल्टीपल ऑफ 5 भी हो, यानी कि मल्टीपल ऑफ 35 हो। तो मल्टीपल ऑफ 35 कितने हो गए, 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 26 अपॉन 128। कोई भी 3 डिजिट नंबर 7 से मल्टीपल होने के केसेस है 128, और वो 5 का भी मल्टीपल हो, यानी 7 और 5 दोनों का मल्टीपल हो, यानी 35 का हो, तो वो हो सकते हैं 26 केसेस। तो आवर आंसर इज 26 अपॉन 128। ये है प्रोबेबिलिटी। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 13/64 यार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेट्स वाला नंबर ऑफ एलिमेंट और एपी सब मिक्स करके एक साथ था। क्लियर है क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलो ये जरा सा लगे है। फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम लेप्टो, मान लो कोई बीमारी है ये लेप्टो, तो इसमें क्या है 90% चांस ऑफ द टेस्ट रिटर्निंग पॉजिटिव। तो अब अगर हम कोई टेस्ट कराते हैं और वो पॉजिटिव आता है, इसका क्या मतलब होता है, मेडिकल जो टेस्ट कराते हैं उसका पॉजिटिव आने का क्या मतलब होता है, डिजीज है, कंफर्मेशन होता है। पॉजिटिव मतलब वहां पर अच्छा नहीं होता, वो वहां पर नेगेटिव अच्छा होता है मेडिकल के टर्म में। तो पॉजिटिव अगर हम किसी को कह रहे हैं मतलब उसके अंदर है वो डिजीज, तो वहां पॉजिटिव मतलब अच्छा नहीं होता, वहां क्या रहता है, नेगेटिव इज गुड। तो कितने परसेंट चांस है कि कोई पर्सन अगर है उसको ये लेप्टो कोई डिजीज है मान लो, तो 90% चांस है कि टेस्ट में वो पॉजिटिव है, यानी है उसको और टेस्ट करा रहा है और पॉजिटिव आ रहा है, यानी सही रिजल्ट आ रहा है। तो इसके 90% चांस है। लेकिन 10% ऐसा भी है कि उसे डिजीज है बट टेस्ट में क्या आ रहा है, निगेटिव, यानी टेस्ट क्या शो कर रहा है कि नहीं तुम सही हो। तो ये दे रखा है। और अगर कोई पर्सन ऐसा कराता है टेस्ट जिसको है ही नहीं, वो लेप्टो नाम की वो डिजीज नहीं है, तो क्या कह रहा है वो, 80% चांस है कि टेस्ट क्या आएगा, निगेटिव, यानी टेस्ट सही आने के चांसेस है 80%। मतलब उसे था ही नहीं तो वो निगेटिव है, लेकिन इसके 80% चांस है। और 20% चांस क्या है कि टेस्ट उसे क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव। तो ये डेटा हमें पता है, पिछला रिजल्ट, एक्सपीरियंस या जो भी सर्वे या उन्होंने अपना कर रखा है, तो उन्होंने कहा है कि लैपटॉप कराने वाला अगर उसे है तो 90% चांस है कि टेस्ट सही बताएगा, लेकिन 10% है कि है लेकिन वो निगेटिव शो हो रहा है। और अगर कोई नहीं है वो टेस्ट करा रहा है तो 80% चांस है कि वो निगेटिव आएगा, लेकिन 20% चांस इस बात के हैं कि वो पॉजिटिव शो होगा। अब क्या दे रखा है, इट इज नोन दैट 10% ऑफ पीपल हु गो फॉर टेस्टिंग हैव लेप्टो। अब वो क्या कह रहा है कि जो टेस्ट कराते हैं उसमें से 10% लोगों को लेप्टो होता है, यानी अगर टेस्टिंग करा रहे हैं, जो लोग टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो 10%
चांस है कि उनको होगा और 90% लोगों को नहीं होता है। ठीक, तो ये सारा डेटा पहले से रिकॉर्ड है, तो इसमें नई चीज नहीं, जो था वही हमने लिखा है। अब कह रहा है इफ अ पर्सन हु गेट टेस्टेड गेट अ पॉजिटिव रिजल्ट, तो देखो ये तुम्हें कंडीशन पहले से दे दी, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन क्या दे रखी है कि एक पर्सन ने टेस्ट कराया और उसका रिजल्ट क्या आया है, पॉजिटिव। यानी ये कंडीशन तुम्हें पता है कि पर्सन ने टेस्ट कराया और उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि उसे एक्चुअल में भी उसको है। तो ये देखो उसी कॉन्सेप्ट पे जो सच झूठ की, वो कह रहा है कि बारिश है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि एक्चुअल में ही बारिश होगी। तो यानी यहाँ पर क्या है कि उसने टेस्ट कराया पॉजिटिव है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि उसे एक्चुअल में ही है। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट पे बिल्ड करना है हमें। तो हमारे लिए फेवरेबल केसेस क्या है, देखो टेस्टेड पॉजिटिव, ये तो हमें दे रखा है कंडीशन में कि पॉजिटिव तो है ही वो। तो फेवरेबल केस क्या है, टेस्ट पॉजिटिव एंड उसको एक्चुअली में भी था वो डिजीज, यही तो है, यही तो पूछ रहा है ना, एक्चुअली हैव लेप्टो और टेस्टेड पॉजिटिव। तो फेवरेबल केस क्या हो गया, टेस्ट उसका पॉजिटिव है एंड एक्चुअली लेप्टो। दूसरा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टेस्ट पॉजिटिव एंड एक्चुअल लेप्टो तो आता ही है। कंडीशनल में ये आसानी है कि एक ऊपर वाला केस तो हम लिख ही देते हैं। और दूसरा केस क्या होगा, ये सोच के बताओ, दूसरा केस क्या होगा। देखो एक कंडीशन है जो हो चुकी है, तो हम जो रिड्यूस सैंपल स्पेस बना रहे हैं, तो उस कंडीशन को तो हमें लेना ही लेना है। क्या कंडीशन है वो, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि टेस्ट में वो पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है। एंड तो दूसरा केस क्या हो सकता है, नॉट तो हैव लैपटॉप। नॉट है, दूसरा बस यही होगा कि वो उसे है नहीं लेकिन शो हो रहा है टेस्ट में। अब इनकी प्रोबेबिलिटी तुम्हें इस ऊपर वाले डेटा से देखनी कि क्या लेनी है। तुम्हें एंड है तो समझ में आ रहा है मल्टीप्लाई होगा, टेस्ट पॉजिटिव, अगर कोई टेस्ट करा रहा है और टेस्ट पॉजिटिव है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, लेप्टो है, टेस्ट कराया और पॉजिटिव आ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी इसकी। तो देखो टेस्ट आने की प्रोबेबिलिटी हम कौन सी लेंगे, ये वाली, कि जब पर्सन जिसको टेस्ट लेप्टो होता है वो टेस्ट कराता है तो कितने परसेंट चांस है पॉजिटिव आने के, 90%, 9/10। और एक्चुअल लेप्टो की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्चुअल लेप्टो होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 10%। कहीं कहीं दिया, यस दिस इज 10%, कि भाई जो टेस्ट कराते हैं उसमें 10% को होता है एक्चुअल। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, 9/10 टेस्ट पॉजिटिव आने की और 1/10 उसको एक्चुअल में होने की, प्लस अब है उसको लेप्टो नहीं है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको है नहीं लेकिन टेस्ट उसका पॉजिटिव है। कहाँ है प्रोबेबिलिटी, कितनी है, नहीं है लेकिन टेस्ट पॉजिटिव शो कर रहा है।
इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? Sir, 2/10. 2/10 ये रहा, देखो नॉट लेफ्ट हो बट टेस्ट पॉजिटिव, 2/10। और नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 90%। तो ये हमारा केसेस बन गए। 100 ऐसे कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 9 + 80। तो जब भी ऐसे कॉमन डिनोमिनेटर होते हैं तो सिंप्लीफाई या कुछ कैंसिल आउट मत करा करो, एक साथ ही पूरा कर दो। तो ये 9 × 1 9, 9 × 1 + 2 × 9, 9/27 यानी 1/3। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये तो शायद ज्यादा ट्रिकी था क्योंकि इसमें अलग अलग केसेस की दे रखी थी। लेफ्ट तो है तो टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव होगा, नहीं है तब क्या पॉजिटिव नेगेटिव होगा, और एक्चुअल में कितने लोगों को होती है जो टेस्टिंग करा। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जब भी कंडीशन दी होगी तो हम उस कंडीशन को ही बेस बना के पूरे सारे केसेस नहीं बनाएंगे कि था और नेगेटिव हो गया या नहीं था। और ये जब टेस्ट नेगेटिव आए नहीं तो वो केसेस हमने छोड़ दिए, ना ये नेगेटिव वाला केस लिया हमने, ना ये नेगेटिव वाला केस लिया, क्योंकि हमें पता है कंडीशन तो हो चुकी है, पॉजिटिव तो आ गया टेस्ट, तो सिर्फ पॉजिटिव वाले केसेस लेंगे और उसमें से जो फेवरेबल है वो ऊपर न्यूमरेटर में, और जितने पॉजिटिव के साथ केसेस बन सकते हैं वो डिनोमिनेटर। चलो लास्ट क्वेश्चन। A and B take part in a duel. A can strike with an accuracy of 0.6, B can strike with an accuracy of 0.8. A has the first shot, post which they strike alternately. What is the probability that A wins the duel? मान लो ये कोई, हम ले लेते हैं शूटिंग कंपटीशन चल रहा है A और B में। A टारगेट को हिट कर सकता है 0.6 पे और B कर सकता है 0.8 से, बट A को पहले शॉट लेना है, उसके बाद अल्टरनेटली अगर ए ने पहले शॉट पे ही हिट कर दिया तो हम कहेंगे कि ए जीत गया, बी को चांस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ए से नहीं हुआ तो फिर बी ट्राई करेगा, अगर बी से भी नहीं हुआ तो फिर ए की बारी आ जाएगी। इस तरीके से चलता रहेगा जब तक कि कोई जीत नहीं जाता। तो बताओ इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि ए जीतेगा? तो जल्दी हम केस बना लेते हैं। केसेस क्या बनेंगे कि भाई ए जीत सकता है, और क्या होगा, पहले केस में ए से हिट नहीं हुआ और फिर बी से भी हिट नहीं हुआ, फिर ए ने मार दिया, और ए को जिताने वाले केसेस बना रहे हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या पूछी, ए कब जीतेगा। तो ए से पहली बार में भी नहीं हुआ होगा, बी से भी नहीं हुआ होगा, फिर ए से नहीं हुआ होगा, फिर बी से नहीं होगा, फिर ए से हो गया होगा, या फिर पहली बार में ए और बी से नहीं, फिर ए और बी से नहीं, फिर ए और बी से नहीं, फिर ए ने करो। यही तो केसेस ऐसे बनेंगे जीतने के लिए, ए के जीतने के, यही आएंगे केसेस। तो इस पहले केस की क्या है प्रोबेबिलिटी कि ए जीत जाएगा, इसका मतलब ए पहली बार में हिट कर दे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए कैन स्ट्राइक विद एन एक्यूरेसी ऑफ 0.6। तो क्या हो जाएगा आंसर 0.6। पहली बार में ए ने हिट कर दिया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.6। सेकंड वाले केस में क्या होगी, क्या है प्रोबेबिलिटी, ना तो ए से हिट हुआ ना बी से हुआ फिर ए से हुआ, अब क्या होगी प्रोबेबिलिटी, कोई बताएगा ये क्या होगी इसकी प्रोबेबिलिटी? A don't hit in first strike and B don't hit in first strike and A hit in second strike, इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी? ए फर्स्ट स्ट्राइक पे हिट नहीं कर पा रहा, इसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी? 0.4 into 0.2 into 0.6. वेरी गुड। भाई करने की 0.4 है तो नहीं करने की 0.6 है, तो नहीं करने की 0.4, बी के करने की 0.8 है तो नहीं करने की 0.2,
ए को हिट करने की 0.6, सब एंड से जुड़े हुए हैं, हम एक साथ बोलेंगे ना, ए ने हिट नहीं करा एंड, बी ने हिट नहीं करा एंड ए ने हिट किया, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी। इस केस की क्या हो जाएगी, सेम इसी पैटर्न पे, अब की बार 4 क्रॉस है, फिर ए ने करा है, 0.4 इंटू 0.2 इंटू 0.4 इंटू 0.2 इंटू 0.6। तो देखो कुछ पैटर्न बनना है इनकी प्रोबेबिलिटीज का, इन सबका सम करना है क्योंकि ये और है। कौन सी सीरीज बन रही है ये अगर इसका सम करें तो, ये सारी प्रोबेबिलिटी ए विन में, ये सारे केसेस आ जाएंगे ए विन, कोई सी भी स्ट्राइक पे किया हो, या तो फर्स्ट स्ट्राइक पे किया होगा या सेकंड पे या थर्ड पे या फोर्थ पे, या मतलब और इन सब का सम, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 0.08, इसकी 0.08, इसकी 0.08, इसकी 0.08, इसकी 0.08। कौन सी सीरीज बन रही है ये, कोई पहचान के बता सकता है कौन सी सीरीज है ये? ये कंटिन्यूअस है। अगर मैं 0.6 कॉमन ले लूं तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस 0.08 प्लस 0.08 का स्क्वायर प्लस 0.08 का क्यूब प्लस इन्फिनिटी तक। कैसी सीरीज है ये, 1 प्लस 0.08 प्लस 0.08 स्क्वायर प्लस 0.08 क्यूब, कौन सी सीरीज है? एपी जीपी एचपी जीपी जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और कॉमन फैक्टर क्या है 0.08, ए इज 1, आर इज 0.08, और ये कैसी है, इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी A upon 1 minus R. वेरी यस, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है a अपॉन 1 माइनस r, तो a इज 1, r इज कॉमन फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये 0.08, तो ये इस पूरी जीपी का सम आ गया ये, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.6, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 0.06 डिवाइड बाई 1 माइनस दिस इज 0.92, ये सारा कैंसिल, 6/92, 6/92 इज, इससे जाएगा ये 0.6 है, 0.6 नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, तो ये हो गया 60/92, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर विल बी 15/23। तो ए के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 15/23, तो ये प्रोबेबिलिटी के साथ जीपी इन्वॉल्व था इसमें। और इसी क्वेश्चन में अगर पूछते कि बी के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, सब कुछ सेम होता, बी के जीतने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम एक तरीका तो ये था कि हम क्या करते, ए से हिट नहीं हुआ बी ने हिट किया, प्लस ए से हिट नहीं, बी से हिट नहीं, ए से हिट नहीं, फिर बी ने हिट किया, वैसे केसेस बनाते, या फिर जब हमने ए की निकाल ली है तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस, यानी 8/23। ठीक, तो ये जीपी इन्वॉल्व था इसमें। आगे बढ़ते हैं, डेटा सफिशिएंसी के 2-3 क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं। n स्टूडेंट आर बीइंग सेलेक्टेड रैंडमली इन अ रो ऑफ n चेयर, n स्टूडेंट है और n चेयर्स है, तो देखो स्टूडेंट कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते, तो यानी सीधे ये केसेस क्या है, डिस्टिंक्ट वाला केसेस है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से
n पे हमें सेट करना है, तो आंसर इज n फैक्टोरियल होता अगर अरेंजमेंट बनाते तो। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द स्टूडेंट हेरोल्ड विल बी सीटेड इन द चेयर सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, यानी n स्टूडेंट है, n चेयर्स है, उसमें से इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वन ऑफ द स्टूडेंट, कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है h, वो क्या करे, सेकंड फ्रॉम लेफ्ट इस चेयर पे सिट करे, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये निकालना है। मतलब हमें स्टेटमेंट 1 कह रहा है देयर आर 25 स्टूडेंट, वो कह रहा है 25 स्टूडेंट्स, तो क्या हम बता सकते हैं इससे प्रोबेबिलिटी? 25 स्टूडेंट है, 25 ही चेयर हो गई जब 25 स्टूडेंट है तो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट अगर ये चाहे कि मैं सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड नंबर चेयर पे बैठ जाऊं, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? देखो परम्यूटेशन की बात नहीं हो रही है, प्रोबेबिलिटी है, जरा उल्टा सा डिफरेंस होता है दोनों टॉपिक में। 25 स्टूडेंट है, उसके सामने 25 चेयर्स रखी हुई है, एक कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट आती है एच और वो कहती है कि मैं सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट पे बैठना चाहता हूँ, तो क्या इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि वो उस चेयर पे बैठेगी? क्या निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? अरे दीदी बताओ, निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? भाई एच के पास कितनी चॉइस है, टोटल नंबर ऑफ चॉइस कितनी है एच के पास? अगर सामने 25 चेयर रखी है तो कितनी चॉइस है उसके पास? 25। उसमें से एक पर्टिकुलर चाहिए उसे, तो क्या हो गई प्रोबेबिलिटी? 1/25। भी एज जाके 25 में से किसी भी चेयर पे बैठ सकती है, तो उसके पास टोटल चॉइसेस कितनी है? 25। और वो किसी एक पर्टिकुलर पे बैठे, वो चाहे सेकंड फ्रॉम लेफ्ट हो या एक्सट्रीम राइट हो या लेफ्ट हो या मिडिल हो, कुछ भी हो, वो एक पर्टिकुलर केस है। फेवरेबल केस कितना है? एक। टोटल केसेस कितने हैं? 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/25। यानी स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरी अनदर स्टूडेंट, एक कोई दूसरी स्टूडेंट है एम, सिटिंग ऑन द लेफ्ट मोस्ट सीट, वो बैठनी चाहिए यहाँ पर, while डेनिस अनदर स्टूडेंट हैज द राइट मोस्ट सीट, और एक कोई दूसरा स्टूडेंट है डेनिस, वो राइट मोस्ट पर बैठे। इस बात की प्रोबेबिलिटी है, क्वेश्चन में दे रखा है हमें स्टेटमेंट 2 में, प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरी एक्सट्रीम लेफ्ट एंड डेनिस एक्सट्रीम राइट, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/600। तो अब स्टेटमेंट 1 को भूल जाओ, कितने स्टूडेंट है या ये हमें कुछ नहीं पता। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि दो स्टूडेंट है, हेरोल्ड के अलावा दो स्टूडेंट है, एक मैरी वो राइट में सिट करेगी एंड डेनिस राइट में करेगा एंड मैरी लेफ्ट में करेगी, एक्सट्रीम पोजीशन। इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/600। क्या इससे हम ये बता सकते हैं कि हेरोल्ड के सेकंड पे बैठने की क्या होगी प्रोबेबिलिटी? सर बता सकते हैं या नहीं बता सकते? तो ये क्वेश्चन ना पूरे बता सकते हैं बाकी बता सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में ये जीमेट के क्वेश्चन है, तो वो बिल्कुल मतलब कैट से भी आगे के होते हैं, वो पूरे कॉन्सेप्ट निकाल लेंगे कि बिल्कुल भी आपका थोड़ा सा भी अगर डाउट है कहीं ना कहीं तो वो क्वेश्चन को बता। तो वो हेरोल्ड की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है दो और स्टूडेंट है, मैरी वो राइट में बैठेगी बिल्कुल
एंड डेनिस जो है, डेनिस राइट में और मैरी लेफ्ट में, इन दोनों की सीटिंग करने की प्रोबेबिलिटी है 1/600। तो क्या इससे हम हैरोल्ड की प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं? तो देखो, मैरी के बैठने की प्रोबेबिलिटी एंड लगा हुआ है बीच में। एंड में क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी इन दोनों की अगर अलग अलग प्रोबेबिलिटी, तो ये 1/600 है। 1/600 इज 1/600 इज, हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/25 इंटू 1/24। क्या इससे हमें टोटल स्टूडेंट पता चल रहा है इस स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट 2 से? तो आप थोड़ी सी देर के लिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को भूल जाना, कभी उसे बीच में लेकर आओ। देखो, एक स्टूडेंट गई मैरी, मैरी के पास n चेयर्स थी, तो मैरी के सिट होने की क्या प्रोबेबिलिटी किसी भी पोजीशन पर, मान लो एक्सट्रीम लेफ्ट है, इस पे सिट करने की क्या है प्रोबेबिलिटी? मैरी के सामने अगर n चेयर्स पड़ी हुई है, तो किसी एक पर्टिकुलर चेयर पे बैठने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/n। 1/n, वेरी गुड। भाई वो n में से किसी पे भी बैठ सकती थी, उसने ये पर्टिकुलर पोजीशन ली, तो सारे इक्वली लाइकली वो कहीं भी बैठ सकती है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है, तो इसकी हो गई 1/n। अब जब डेनिस जाएगा, डेनिस की इस पोजीशन पे बैठने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/n-1। वेरी गुड, 1 - n। क्योंकि क्या हुआ, n चेयर में से एक तो मैरी पहले से बैठ गई, तो अब वो चॉइस तो खत्म हो गई, तो अब टोटल कितनी चेयर्स बची? n-1, और उसमें से किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे डेनिस को बैठना है, तो इट इज 1/n-1, और बीच में दोनों अगर एंड लगा हुआ है तो इनकी होगी मल्टीप्लाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरी ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट एंड डेनिस ऑन एक्सट्रीम राइट इज 1/n इंटू 1/n-1, और ये क्वेश्चन में दे रखा है 1/600। तो 600 का ब्रेकअप ये है। तो यहाँ से भी हमें क्या पता चल गया, n इज 25। तो अगर n 25 पता चल गया, तो इस स्टेटमेंट एलोन से भी हम आंसर कर सकते हैं। यानी इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 एलोन इज सफिशिएंट, यानी सिर्फ हमें ये पता होता है 25 स्टूडेंट है, 25 चेयर है, हम बता सकते हैं। दूसरे केस में मैरी दूसरी स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी एंड डेनिस की प्रोबेबिलिटी ये, तब भी हम बता सकते हैं। तो इस बार आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, S1 alone is sufficient, S2 alone is sufficient। S1 से भी आंसर है। सर 600 को तो और फैक्टर में भी हम ब्रेक कर सकते हैं, तो हमको कोई ऐसा, मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो फिर कोई ऐसा फैक्टर देखना पड़ेगा जो मतलब ऐसे एक के बाद दूसरा है, अगर ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा तो। नहीं, यहाँ देखो, प्रोबेबिलिटी जो हो रही है, इसके डिनोमिनेटर में n है और इसमें एक केस कम हो रहा है ना, तो n-1, तो इन्हीं की मल्टीप्लाई होगी सर ना, n इंटू n में। सर जैसे कि आपने 25 और 64 को ब्रेक कैसे किया, सॉरी 25 और 24 को, उसका और भी तो ब्रेकअप वैल्यू हो सकता था ना। हो सकता है, लेकिन उसमें डिफरेंस 1 नहीं होगा फिर। तो वही पूछ रही हूँ कि मतलब हमको वैसा केस लेना पड़ेगा जिसका डिफरेंस 1 हो, अगर कोई ऐसा नहीं आएगा तो फिर इसका प्रोबेबिलिटी तो निकाल पाएंगे। नहीं, अगर ऐसा ब्रेकअप नहीं हो सकता जिसका डिफरेंस 1 हो, तो इस केस में फिर इनसफिशिएंट हो जाता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक चेयर पे बैठी ना मैरी, तो बस, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी 1/n-1।
ठीक, तो फिर डेटा इनसफिशिएंट होता है। चलो बस ये लास्ट क्वेश्चन। अ कार्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक कार्ड को हमने क्या करा, रिमूव कर दिया, एंड वन कार्ड इज देन चूजन एट रैंडम फ्रॉम द ऑल्टर्ड डेक। यानी 52 कार्ड्स थे, उसमें से क्या किया, एक कार्ड को माइनस कर दिया। कौन सा कार्ड है ये हमें नहीं पता। अब कितने कार्ड बचे, 51। तो अब बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन कार्ड बीइंग रेड, इसमें से हमने एक कार्ड निकाला, वन कार्ड को ड्रॉ किया है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो कार्ड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन कार्ड बीइंग रेड इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। अच्छा, ये पूछ रहा है कि ये कार्ड को अगर हम ड्रॉ करें और वो अगर रेड कार्ड है, तो अब प्रोबेबिलिटी पहले से, अगर हम सीधे 52 में से रेड निकालते तो ये ज्यादा हुई या कम हुई प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इंक्रीज्ड और डिक्रीज, ये बता दो। पहले पढ़ लो आराम से स्टेटमेंट। 52 का स्टैंडर्ड जो डेक होता है उसमें से क्या किया, एक कार्ड निकाल दिया, कौन सा कार्ड है हमें नहीं पता अभी, और उसके बाद फिर एक कार्ड बाहर निकाल रहे हैं, यानी 51 कार्ड में से एक कार्ड निकाल रहे हैं। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर वो रेड निकल रहा है तो पहले जो रेड निकलता है उससे प्रोबेबिलिटी अब ज्यादा होगी या कम होगी, ये बताना है कि प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड निकालने ज्यादा की। होगी। नहीं, अभी हमें ये नहीं पता ना कार्ड कौन सा है, बिना कार्ड के कैसे बता सकते हैं। देखो अभी कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1, ये तो सब क्वेश्चन में दे रखा है, अभी हमने स्टेटमेंट यूज नहीं किया ना। स्टेटमेंट 1, रिमूव्ड कार्ड इज ए स्पेड, यानी ये जो कार्ड निकला था बाहर, स्टेटमेंट 1 इसे कह रहा है कि ये स्पेड था। स्पेड कौन सा होता है, रेड होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक। 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 तो ब्लैक कार्ड निकल गया स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग। तो अब बताओ, अब अगर 51 कार्ड में से हम कार्ड निकालें तो रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई। देखो इसमें तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 52 में क्या था, आधे रेड थे आधे ब्लैक थे। अगर हम ब्लैक निकालते रहें, कम करते रहें, तो रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बढ़ती रहेगी ना। भाई ब्लैक कम हो रहा है यानी इफेक्टिवली रेड बढ़ रहा है। तो पहले प्रोबेबिलिटी क्या थी रेड निकालने की, 26/52, यानी 1/2, क्योंकि आधे रेड थे आधे ब्लैक थे। आफ्टर स्पेड, स्पेड हमने निकाल दिया, आफ्टर स्पेड इज ड्रॉन, स्पेड बाहर निकल गया। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई रेड आने की। टोटल कार्ड्स कितने बचे, 51, और रेड कितने हैं उसमें से, अभी भी 26 ही है। स्पेड बाहर निकला है ना, तो अब हो गई 26/51। तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, 26/52 या 26/51? तो भाई देखो न्यूमरेटर सेम है, इसका डिनोमिनेटर 52 है, इसका 51 है। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है या छोटा होता है? बड़ा होता है। बड़ा होता है सर। तो पहले केस में हमें आंसर मिल गया प्रोबेबिलिटी इंक्रीज, यानी S1 इज सफिशिएंट। हम बता सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ब्लैक कार्ड कम हो रहा है तो रेड की बढ़ी जाएगी। S2 क्या कह रहा है, कार्ड रिमूव्ड इज अ जैक। नॉट सफिशिएंट। अब देखो जैक क्या है, जैक 2 रेड में भी होते हैं और 2 ब्लैक में भी होते हैं। जैक क्या होता है, हर सूट में एक जैक होता है। तो रेड वाले हार्ट और डायमंड के होते हैं एक एक, और ये क्लब और स्पेड के होते हैं। तो अगर ब्लैक निकलेंगे, ब्लैक वाला जैक जाएगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर रेड वाला जैक जाएगा तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। क्योंकि अगर रेड कार्ड निकल जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल है 51
और रेड बचे कम हो जाएगा। तो 25/51 बड़ा होता है या 26/52? अरे यार जगह नहीं बची मतलब, तो अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया था। 26/52 बड़ा होता है या 25/51? 26/52 बड़ा होता है। कैसे किया? सर ये तो देख के समझ में आ रहा है ना कि रेड निकल रहा है, कैलकुलेशन करने की नीड नहीं है ना। अच्छा अच्छा, लेकिन हमने पढ़ा था कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर फ्रैक्शन कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, और अगर सेम वैल्यू हम माइनस कर दें, तो ऊपर भी एक 1 माइनस हो रहा है, नीचे भी 1 माइनस हो रहा है, तो क्या होता है? नंबर सिस्टम के शुरू में ही पढ़ा था, पहली क्लास में ही पढ़ा था बल्कि। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती तो हम कंपेयर कर सकते हैं, वरना यहाँ पर हमें क्लियर समझ में आ रहा है, क्योंकि रेड निकल गया और रेड की प्रोबेबिलिटी कम होती, जैसे जैसे रेड निकलते जाएंगे प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। तो हम स्टेटमेंट 2 से नहीं बता सकते, क्योंकि रेड भी हो सकता है और ब्लैक भी हो सकता है, तो हम डेफिनेट नहीं है कि इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, बट S1 से बता सकते हैं। तो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. Any one of the statement is sufficient but not the other one. ठीक, तो ये हमारे क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी पर। क्लियर? कोई क्वेश्चन इसमें? तो अब कल के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ कि टेस्ट कल रखा जाए, क्योंकि आगे शायद रमजान और वो सब शुरू हो जाएंगे, तो संडे वगैरह में नहीं हो पाएगा टेस्ट। तो कल या परसों का मैं ट्राई करता हूँ, फिर हम तभी क्लास ले लेंगे उसकी टेस्ट डिस्कशन की। ठीक है? और रमजान की टाइमिंग का क्या करना है? ओके सर। टाइमिंग रमजान में क्लास की सर क्या टाइमिंग होगी रमजान की? मैं वही पूछ रहा हूँ। अभी तक तो फैसल सर से मेरी बात हुई थी, तो फैसल सर मॉर्निंग में कह रहे थे क्लास लेने का, क्योंकि सर शाम में बट तो कॉलेज कॉलेजेस होगा। कॉलेज हो रहा है, क्लासेस चल रही हैं उसमें। यस सर। शहरी के बाद। चलो देखते हैं मैं 2 एक बजे बार। के बाद ही कॉलेज से हूँ सर। तो 2 बजे के बाद बचेगी हिम्मत, या फिर इफ्तार के क्लोज क्लासेस हो जाएंगी? सर यस, अगर होगा तो फिर कर ही लेंगे, क्योंकि रात में शाम मगरिब के बाद से तो पॉसिबल है नहीं है शाम तक। नहीं, वो तो फिर नहीं हो पाएगा, मगरिब के बाद तो नहीं हो पाएगा। हाँ, नजीर कुछ कह रहे थे? लेट नाइट सर लिया जाए 10 बजे के बाद। नहीं, लेट नहीं, रात में नहीं बचती हिम्मत फिर। चलो मैं एक बार यस सर। फैसल सर से और आयशा मैम से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ। ठीक है? ओके सर। ठीक है, क्लास एंड करते हैं। ठीक। अल्लाह हाफिज। ओके सर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।